आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। पिछली क्लास में हम लोग ने नेशनल इनकम समझा था। जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड करी है वो अटेंड कर सकते हैं। बाकी मैं एक रिवीजन के तौर पे मैं बता देती हूँ कि नेशनल इनकम आखिर होता क्या है। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स बना सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज within a nation। अच्छा, मैं सजेस्ट ये करूंगी कि अगर आपका टॉपिक चल रहा है तो आप प्लीज में जो है बीच में क्लासेस अपनी मिस ना करें, क्योंकि आपका एक टॉपिक पिछले टॉपिक से कनेक्टेड होता है। मैं रिवीजन के लिए बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे जो नेशनल इनकम है हम लोग ने पढ़ा था, इसको डिवीजन करके पढ़ा था, नेशन और उसकी इनकम। अब नेशन में मैंने आपको बताया था वेजेस, सैलरीज, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि नेशन में वेजेस, सैलरीज, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ये सारी क्या होती हैं, ये सारी आपकी इनकम के सोर्सेज होते हैं। मतलब हो सकता हो कुछ लेबर्स उनको ये वेजेस कलेक्ट हो रहे हों, कुछ लोग सैलरीज ऑक्यूपाई कर रहे हों, कुछ लोग रेंट दे रहे हों या ले रहे हों, कुछ लोग प्रॉफिट, उन्होंने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, उनको प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो, बैंक है या फिर आप एक पर्सनल इंडिविजुअल भी हैं, आपने किसी को लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो या फिर आप किसी से इंटरेस्ट ले रहे हो। ये सब क्या पार्ट होता है, आपकी इनकम ही कहीं ना कहीं इसको आप कहते हो। और क्योंकि ये सब किसके अंदर हो रहा है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रहा है, एक नेशन के अंदर हो रहा है, इसलिए ये सब को जब इंक्लूड करके हम कैलकुलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ नेशन। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने सर्विसेज में यही सारे आपको एग्जांपल दिए हैं। गुड्स यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप इस गुड्स की सेल या फिर परचेज करते हो, क्या करते हो, गुड्स की सेल या परचेज करते हो, उससे भी क्या आपको जनरेट होती है, कुछ पैसा आपको मिलता है। हो सकता है किसी के लिए वो इनकम हो, जैसे कि मैंने उस दिन फार्मर्स का एग्जांपल दिया था, वो अगर गेहूं बेचता है तो उसके लिए वो गुड है, उसने बेच दिया, वापसी में उसे क्या मिला, इनकम मिली, मतलब उसको कुछ पैसे मिले, वो उसकी इनकम हो गई। अब क्योंकि ये जो बेचना, खरीदना, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ये सब जो मिल रहा है ये एक नेशन के अंदर मिल रहा है, एक कंट्री के अंदर मिल रहा है, इसीलिए इनको हम क्या लिखते हैं, नेशनल इनकम के अंदर लिखते हैं। ठीक है। अच्छा नेशनल इनकम में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं नेशनल इनकम को एनआई लिख रही हूँ, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और एक होती है आपकी डिस्पोजेबल इनकम। ये आप लोगों ने उस दिन नहीं लिखा था, क्लास का टाइम ओवर हो गया था, तो जिन लोगों ने उस दिन नहीं लिखा था वो लोग भी लिख लें डिस्पोजेबल इनकम। और यहाँ पे आती है आपकी पर कैपिटा इनकम, इसको पीसीआई भी कहते हैं। ठीक है। ठीक। अब ये होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, डिस्पोजेबल इनकम और पर कैपिटा इनकम। हम पर कैपिटा इनकम से शुरू करते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, मतलब एक इंसान की पर्टिकुलर आय कितनी है अगर हम नेशनल इनकम में देखते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम में वेजेस, सैलरीज ये सब होती हैं, लेकिन अगर हम इसको एज अ एक मुश्त पढ़ के चलते हैं और हमसे अगर कोई पूछता है कि ठीक है ये तो एक मुश्त इनकम हो गई नेशनल इनकम, लेकिन इस नेशन में किसी एक पर्टिकुलर इंसान की इनकम एक्चुअली में है क्या, उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। इसका एक फॉर्मूला होता है, आपकी इनकम और पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। मतलब
जो भी आपकी नेशनल इनकम निकल के आई है ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड करके, और आपकी कितनी पॉपुलेशन है, उसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आएगा आपका पर कैपिटा इनकम। ठीक, डिस्पोजेबल इनकम आपकी वो इनकम होती है जो आप तब ऑक्यूपाई करते हो या तब प्राप्त करते हो जब सारे डायरेक्ट टैक्सेस आपके माइनस हो जाते हैं, किसमें से, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। आप लोगों ने टैक्सेस पढ़ा है, टैक्स पढ़ा है, दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा है, बेसिक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में कौन से टैक्स आते हैं, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आईटी, ठीक है। अब पर्सनल इनकम माइनस इनकम टैक्स या फिर आपका वेल्थ टैक्स, जो आप अपनी इनकम से माइनस कर देते हो, मतलब जैसे कि मेरी इनकम है 50,000 और मेरा टैक्स इनकम का 30% लगता है। जैसे अभी जो नया टैक्स स्लैब आया है उसमें आपने देखा होगा कि 12 लाख तक की इनकम पे 0 टैक्स है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए ले लूँ कि मेरी 50,000 इनकम पे 30% टैक्स है, तो 50,000 माइनस 50,000 का 30% जो भी निकल के आएगा वो क्या होगा, आपका डिस्पोजेबल इनकम। मतलब जो इनकम आप डिस्पोज कर सको, डिस्पोज मतलब स्पेंड कर सको, ये वो इनकम होती है कि अब आपने अपने खर्चे के लिए जो इनकम निकाल के रखी है। जैसे आप लोग बचपन में कहते थे ना कि मम्मी ने पॉकेट मनी दी है, इस पॉकेट मनी से मैं अपना, आपने मान लीजिए कुछ सोचा है कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, मैं उसको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे इतने रुपए चाहिए और हर महीने की पॉकेट मनी मुझे मिल रही है मान लीजिए 1,000, वो गिफ्ट कॉस्ट करता है अराउंड आपका कुछ 4,000 या 5,000। अब आपको पता है कि अब एक मुश्त वो पैसा नहीं दे सकते हो, खरीद नहीं सकते हो। अब आप करते क्या हो, हर महीने अपनी पॉकेट मनी से कुछ कुछ 500 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये जो आप निकाल के अपना अलग रखते हो, वो क्या हो जाती है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो एट द लास्ट आपको डिस्पोज करनी है, आपको एट द लास्ट खर्च करनी है। आपने घरों में भी देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं जब बजट घर का बनाते हैं उसमें ऐसे लिखते हैं कि मेरी इनकम है आज की हुई 20,000, इसमें से दूध वाले को देना है, बिजली का बिल देना है, पानी वाला, ये वो फलाना ढिमकाना, इतना टैक्स, ये वो जो भी निकल के सम अप आता है वो क्या होती है, आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इससे क्या है, बाकी के खर्चे चलेंगे, जैसे हम खाना खाने जाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे या फीस भरेंगे या जो भी है, ये सब आपकी होती है डिस्पोजेबल इनकम। मतलब जो आप एट द एंड ऑफ द मंथ खर्च करते हो, एंड ऑफ द मंथ भी हो सकता है, एंड ऑफ द ईयर भी हो सकता है, ठीक है। जीडीपी क्या होती है, कौन बताएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ क्या होता है, प्रोडक्ट हमारी बाउंड्री के अंदर सेल हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within a geographical बाउंड्री। अब ज्योग्राफिकल बाउंड्री मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि इसी इंडिया में, भाई वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। इस इंडिया में जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, यूपी से, महाराष्ट्र से, मुंबई से, फलाना, मतलब जितने भी 28 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, जो भी स्टेट्स हैं, जहां से भी आपकी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, मतलब गुड्स, जो भी आप गुड्स देखते हो बाजार में, सर्विसेज जैसे कि ये जो टीचिंग सर्विसेज हैं, इसी तरीके की आपकी पब्लिक सर्विसेज हो जाती हैं, जैसे बैंक है, फिर आपकी अदर सर्विसेज हो गई, हॉस्पिटल की सर्विस हो गई, मैनेजमेंट की सर्विस हो गई, होटल सर्विसेज हो गई, ये सब से जो आपको इनकम मिल रही है, ये सब एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हम कैलकुलेट करके चलते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस किया, उसके बाद बाहर आपने उसको बेच दिया, फिर वहां से जो आपको इनकम मिली आप उसको जीडीपी में काउंट करो, नहीं, यहीं बेच, यहीं उगा के, यहीं बेच के, यहीं जो भी करना है, इसी बाउंड्री के अंदर जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो, वो हो जाती है आपकी
जीडीपी। ठीक, इसके फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, आप चाहें तो नोट्स ले सकते हो और नहीं तो फिर मैं लिखवा दूं। ले लोगे? ठीक है। तो ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, वैसे मैंने पीडीएफ भी दिया था। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, आप स्पेस छोड़ दो, लिख लीजिएगा। ठीक, बाकी पीडीएफ भी आपके पास है। डिस्पोजेबल इनकम आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मतलब हमने नेशनल इनकम पढ़ ली, उसके कंसेप्ट समझ लिए, ये क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कभी भी आप, वैसे तो आपको लेक्चर मिल जाएगा, अगर आपको समझना है तो मैं समझा दूं, ये उसके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलेज पे ही सवाल आते हैं, डेफिनेशन पे पता नहीं, फॉर्मेट चेंज हो गया तो डेफिनेशन पूछ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूलेज पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले पे ही सवाल आते हैं। ठीक है, मैं सबके लिए कह रही हूँ। ठीक, अब ये तो एज सच कोई फॉर्मूला इसका होता नहीं है, ये और ये। अच्छा, एनएनपी में दो चीजें होती हैं जो आपको गौर करनी पड़ेगी, एक होती है फैक्टर कॉस्ट और दूसरी होती है मार्केट प्राइस। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा तो क्लास के बाद आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये होते हैं कंपोनेंट्स। ठीक, अब हम बात करते हैं इनको मेजरमेंट कैसे करते हैं। मतलब हमने पढ़ तो लिया, लेकिन अब बात आती है मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट के आपके 3 तरीके होते हैं। ठीक, ये आपके 3 तरीके हो गए, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। पहले इन वर्ड्स पे ही चर्चा कर लेते हैं, लिख लीजिए पहले आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, लिखिए। अब देखिए, वर्ड्स पे चर्चा करते हैं। तो प्रोडक्शन से आप लोग क्या समझते हैं कि जो आप गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, सर्विसेज मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सर्विसेज भी आप कहीं ना कहीं प्रोड्यूस ही करते हो। मतलब ये नहीं है कि आज आप उठे तो आपने सोच लिया कि मुझे सर्विसेज देनी है, कहीं से आपको कुछ इनपुट मिलेगा तभी आप वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाओगे। जैसे कि ये कोचिंग सेंटर का हम एग्जांपल लेते हैं, ये कोचिंग सेंटर यहाँ पे इसलिए इस्टेब्लिश है, यहाँ पे इसलिए अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में ये आपकी नेट प्रोफेसर की और जो भी सारी वैकेंसीज टीचर वाली जो निकलती हैं, ये मार्केट में कहीं ना कहीं निकलती हैं, मतलब इसकी डिमांड है, तभी जाके ये सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं ताकि वो डिमांड को मीट कर पाए। अच्छा, डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट क्लियर है सबको? एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको कि मतलब डिमांड का कर्व कैसा होता है, सप्लाई का कर्व कैसा होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, जब हम बात प्रोडक्शन की करते हैं तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स होते हैं, आपका एक डिमांड और आपका एक सप्लाई। ये दोनों जब मीट होते हैं तो उसके प्रोडक्शन की हम बात करते हैं। मतलब अगर आपकी डिमांड है तो आपकी सप्लाई होनी चाहिए, तभी हम उसको एक प्रोडक्शन लेवल कह पाएंगे। डिमांड ही नहीं है लेकिन आप सप्लाई कर रहे हो, वो प्रोडक्शन वेस्ट माना जाएगा। ठीक, एक्सपेंडिचर मतलब जो आप डेली खर्चा करते हो, आप खर्चा करते हो या आपका नेशन खर्चा करता है, जो भी है, मैं एक मोटा सा वो बता रही हूँ कि एक्सपेंडिचर मतलब डेली जो भी आप एक्सपेंडिचर खर्चा करते हो। इनकम कोई वो नहीं है, इनकम आपको पता ही है, जो आपकी नेशनल इनकम है, आपकी हो, पर कैपिटा इनकम हो, डिस्पोजेबल हो, ये सब किस में आती है, आपकी
इनकम में आती है। ठीक है, अगर हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ें तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि हमने जो भी प्रोडक्शन किया है, मतलब अगर मैं सप्लायर हूँ तो मैंने आज की डेट में मान लीजिए 2 किलो दो किलो जी 2 किलो मान लीजिए मैंने आज चावल प्रोड्यूस किया या गेहूं प्रोड्यूस किया। ठीक, अब इस 2 किलो चावल या गेहूं को प्रोड्यूस करने में हमारा एक्सपेंस कितना आया, हमारा एक्सपेंस कितना आया है। मतलब मान लीजिए हमारा एक्सपेंस आया है कुछ 50 रुपीज़। ठीक है, कुछ हमारा एक्सपेंस आया है 50 रुपीज़, लेकिन हमने इसको बेच के क्या एक्वायर किया है, 200 रुपये हमारी इनकम हुई है। ये आपके पर्सनल लेवल के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक अब हम इसको, इसके अंदर क्या क्या आता है वो हम समझते हुए चलते हैं, एक एक समझेंगे ताकि कंसेप्ट आपके क्लियर होते रहें। अच्छा, पहले मैं फ्लो चार्ट बना देती हूँ, तब आप लोग उसको नोट डाउन करिएगा, फिर मैं समझाऊंगी। ठीक है ये आपका वैल्यू एडेड होती है, मतलब आपने प्रोड्यूस कर दिया, अब जब उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो उसकी एक वैल्यू ऐड होगी। मतलब आपने शायद पहले की क्लासेस नहीं करी है तो मैंने आपको समझाया था कि जब चीज़ मार्केट में आ जाती है तो उसमें और टैक्स लग जाता है, जैसे कि जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी इस प्रोडक्ट पे कैसे लगता है समझिए भाई, गेहूं है, किसान लाया उसको बोरी में रखने के लिए, अब वो बोरी जूट की है, जहां बेचना है उसको मार्केट में वहां पे क्या प्लास्टिक की बोरी जाएगी। मैंने मंडियों का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे गवर्नमेंट की ब्रांडिंग लगती है तब जाके वो मंडियों में जाती है। अगर किसी आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच रहे हो तो वो उनकी प्राइवेट पैकेजिंग में जाती है, वो उसका चार्ज लेते हैं। ठीक, उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक होती है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि सड़ा हुआ गेहूं है 1-2 साल पुराना, आप उसको मार्केट में ला रहे हो, कह रहे हो कि प्रोडक्शन आपने अभी किया है। क्वालिटी चेक होती है, क्वालिटी चेक का पैसा किसको देना पड़ेगा, भाई जिसने प्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पे सिर्फ किसान की बात नहीं है, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई दूध का प्रोडक्शन कर रहा है, उसके लिए भी उसको क्वालिटी चेक से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। किसको, या तो कोई एंटिटी होती है या फिर सरकार होती है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं जिनसे गुजर के आपका प्रोडक्शन जाता है, उसमें आपकी क्या ऐड होती है, वैल्यू ऐड होती है। मतलब यही इसी स्टेज पे जो भी पैसा ऐड होना है प्रोडक्ट पे वो ऐड हो जाएगा, उसके बाद ये फॉरवर्ड आपके मार्केट में जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है अब यहाँ पे लिखना शुरू करिए। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दिख रहा है आपको। बैंक का जो भी, बैंक में आपकी इंश्योरेंस आ गई। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस भी आपकी होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, एजुकेशन तो आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर मैंने पहले एग्जांपल ये दिया था, जो भी आपका एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपकी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, कंस्ट्रक्शन में आपका वैल्यू ऐड कैसे होता है। मतलब कोई चीज़ अगर बन रही है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है,
कहीं ना कहीं अब ये बना है किस लिए, सर्विस देने के लिए। हॉस्पिटल बनते हैं किस लिए, सर्विस देने के लिए। यहाँ पे क्या जरूरी है आपका, कंस्ट्रक्शन। मतलब ऐसा तो है नहीं कि एड्स का इलाज ऐसे खटिया डाल के डॉक्टर्स बैठेंगे, भाई कोई एक कंस्ट्रक्शन चाहिए। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सर्विसेज देनी है, होटल्स वगैरह हैं, सर्विसेज देनी है, कंस्ट्रक्शन जरूरी है। जैसा आपका कंस्ट्रक्शन होगा, मतलब अगर टॉप क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो हमारा इलाज है, जो हमारी सर्विसेज हैं टॉप क्वालिटी की मिलेंगी, इसका पैसा लगता है। मतलब फॉर द टाइम बीइंग इन्वेस्टर ने अपने एंड से लगा दिया, लेकिन वसूली किससे करेगा, आपसे करेगा, क्योंकि सिर्फ इसका ही पैसा आपको देना होता है। एक तरीके से समझा जाए तो ये कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे एम्स है, मेदांता है, और भी जो अपोलो है, ये सब किसका पैसा लेते हैं, अपनी सर्विसेज का पैसा लेते हैं, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है कंपेयर किया जाए तो सरकारी से। इसीलिए उनकी फीस भी ज़्यादा होती है। डॉक्टर्स जो वहाँ पे लेते हैं, जो भी उनका पर्चा बनता है, 1000 रुपये से 2000 रुपये का पर्चा बनता है। लेकिन गवर्नमेंट में बात करी जाए तो 50 रुपये का खर्चा, 50 रुपये का पर्चा बनता है, क्योंकि वहाँ पे आपके कंस्ट्रक्शन में जो पैसा खर्चा हुआ है वो किसने दिया है, सरकार ने दिया है। और सरकार का मेन क्या होता है, वेलफेयर मोटिव होता है सरकार का। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ट्रांसपोर्ट मैंने बताया, यहाँ से वहाँ ले जाने में जो भी पैसा ट्रांसपोर्ट में आप दे रहे हो, वो आपके फाइनल प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है। जैसे कि आपको दूध बेचना है, आपको पता है कि राजस्थान में दूध की फैक्ट्री है, फॉर अमूल की फैक्ट्री जो है गुजरात में, ठीक है। वहाँ से यहाँ तक आने में उसको ट्रांसपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि पहली बात तो ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं है, मतलब दूध एक पेरिशेबल आइटम है, खराब हो जाएगा। अब दूध के कंटेनर को कभी आपने देखा होगा तो वो पूरा एक रेफ्रिजरेटेड कंटेनर होता है, काफ़ी उसमें खर्चा लगता है। ट्रांसपोर्ट में अगेन जो भी आप खर्चा करते हो वो आपके प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मार्केटिंग में इसको आप मार्केटिंग से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई आज की डेट में मार्केटिंग ही सब कुछ है। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं दिखेगा या आपको लगेगा नहीं कि इसकी एडवर्टाइजिंग अच्छी है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर आती है इंश्योरेंस की बात। जो भी आपकी फसलें होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, बैंक इसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस पढ़ा है आपने, ठीक है। इंश्योरेंस में क्या देना पड़ता है आपको, मंथली बेसिस पे होता है वो। हाँ, उस वर्ड को क्या कहते हैं। इंश्योरेंस में आप अपना प्रीमियम पे करते हो। क्या पे करते हो, प्रीमियम पे करते हो, ठीक। अब यहाँ पे हेल्थ की भी इंश्योरेंस होती है और गुड्स एंड सर्विसेज की भी इंश्योरेंस होती है। प्रीमियम आपको हर चीज़ में देना पड़ता है। भाई आपने प्रोडक्ट बनाया है, मान लीजिए आप टाटा की घड़ियाँ मैन्युफैक्चर करते हो, अब अगर आपने देखा होगा तो वो घड़ियाँ इतनी महंगी मिलती हैं कि अगर मान लीजिए दुकान में आग लग गई, चोरी हो गई, तो इंश्योरेंस से जो आप प्रीमियम भरते रहते हो, ये भी क्या है, एक खर्चा है। मैंने पहले ही लिखा था यहाँ पे वैल्यू एडेड, क्योंकि ये सब जो खर्चे आप कर रहे हो, ये सब किस में जा रहे हैं, वैल्यू एडिशन में जा रहे हैं, और आपके प्रोडक्शन मेथड के अंदर कैलकुलेट किए जाएंगे। मतलब बात यह है कि अगर आप इन सब को कैलकुलेट करते हो, जब आप नेशनल इनकम की बात करो, तो प्रोडक्शन मेथड के अंदर ये सारी चीजें कैलकुलेट करके क्या निकलेगी, नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है प्रोडक्शन, उसमें आप ये देखते हो कि सिर्फ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से मतलब नहीं है, उसमें और क्या चीजें या वैल्यू एडिशन हुआ है, उसको ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू आएगी वो किस में काउंट होगी, आपके नेशनल इनकम में काउंट होगी। क्योंकि नेशनल इनकम क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। चलिए, एक्सपेंडिचर मेथड में लिखिए
मैं यहाँ टी ही लिख रही हूँ, आप लोग टोटल एक्सपेंडिचर ही समझिएगा, ठीक है। ये अलग से फॉर्मूला लिखिएगा। देखिए लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंडिचर में आपके दो तरीके के एक्सपेंडिचर लिखे हैं। एक्चुअली ये तीसरा वाला मैं अभी बाद में समझाऊंगी, पहले आप समझिए कि दो तरीके के आपके एक्सपेंडिचर मेन होते हैं। पहला आपका होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है आपका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर मतलब अगर आपने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा है तो कंज्यूमर पता होगा कि वो इंडिविजुअल होता है जो कंज्यूम करता है किसको, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या अंतर है? मैम जो फाइनली मतलब कंज्यूम करने के लिए रेडी हो चुका है फाइनल, हाँ, फाइनल प्रोडक्ट मतलब जैसे कि आपका, मैं सप्लायर हूँ, मतलब मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने लकड़ी खरीदी तो मैं लकड़ी का कंज्यूमर हूँ, ठीक। लेकिन ये है, इनको कुर्सी चाहिए, मेज चाहिए, ये क्या होंगी, उस लकड़ी की फाइनल कंज्यूमर होंगी। मतलब कुर्सी मेज जो भी है वो इनके लिए फाइनल प्रोडक्ट है। मेरे लिए लकड़ी रॉ मटेरियल है, लेकिन वो मेरे लिए भी एक कंजम्पशन का फैक्टर है, कंजम्पशन का गुड है, ठीक है। ये होता है फाइनल कंज्यूमर और नॉर्मल कंज्यूमर में डिफरेंस, ठीक। अब यहाँ पे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की बात करी है, मतलब कंज्यूमर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करता है। मतलब आप लोग हैं, आप लोगों को क्या चाहिए, अगर किसी टीचर की सर्विसेज चाहिए तो ये नहीं होगा कि मेरे ही नाम पे आप सर्विस, मतलब इस कोचिंग में आपने एडमिशन लिया है कि इन मैम से पढ़ना है तो हम इन्हीं के नाम के पैसे देंगे। आपको क्या है, जो भी टीसीएस की फीस है या जो भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, जो भी उनकी सर्विसेज के पैसे हैं, आप वो पैसे पे करोगे। ये नहीं होगा कि रॉ मटेरियल सिर्फ आपको चाहिए कि हमें तो सिर्फ नोट्स चाहिए, हमें उससे मतलब नहीं कि कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं, हमें तो सिर्फ नोट्स चाहिए, तो नोट्स के पैसे आप नहीं दोगे, आप उसकी सर्विसेज के पैसे दोगे। भले ही फिर आप क्लास करो ना करो ये आपके ऊपर है, लेकिन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में फाइनल गुड्स पे या सर्विसेज पे जो कंज्यूमर एक्सपेंड करता है, मतलब जो भी खर्चा करता है, वो आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर माना जाता है, ठीक। अब बात करते हैं फिक्स एक्सपेंडिचर की। इसमें क्या होता है कि ये वो एक्सपेंडिचर हैं कि आपकी यूनिट, आपका घर या कोई भी इंस्टीट्यूट चले ना चले, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको बेयर करने ही पड़ेंगे एनी हाउ। मतलब कहते हैं ना, एक पॉइंट होता है जहाँ पे अब फर्म को या फिर प्रोडक्शन यूनिट को डिसाइड करना पड़ता है कि वो आगे प्रोड्यूस करे ना करे। आपने अगर प्रोडक्शन एनालिसिस चैप्टर पढ़ा होगा, बीकॉम में था ठीक, तो आपने उसमें देखा होगा, तो वो एक जो पॉइंट आता है कि अब उसको पता चल गया है कि मार्केट में उसका कोई भी प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। मतलब जैसे कि मोटोरोला कंपनी के प्रोडक्ट्स मान लीजिए अब मार्केट में उतने नहीं बिकते हैं। अब क्या है, सैमसंग है, आईफोन है, ओप्पो है, ये जो भी और कंपनीज हैं ये मार्केट में आ गई हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा कि मोटोरोला ने अपने प्रोडक्शन बंद कर दिए हैं लेकिन फिर भी वो इस्टेब्लिशमेंट तो है ही। मोटोरोला का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, सहारा कंपनी डूब गई, चला गया, उनके जो भी हेड थे वो मर गए, लेकिन क्या है, अभी भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उनकी मार्केट अभी भी चल रही है, उनके शेयर अभी भी मार्केट में फ्लोट होते हैं, उनको एक्सपेंडिचर देना ही पड़ेगा। मतलब उन्होंने सड़क पे जो अपना घर बनाया है या ऑफिस बनाया है, सड़क का टैक्स उनको देना पड़ेगा। पानी आ रहा है उनके ऑफिस में, पानी का टैक्स उनको देना पड़ेगा। लाइट आ रही है, लाइट का टैक्स देना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ अगर वहाँ पे हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी पड़ेगी। और क्या हो सकता है, टैक्स, भाई इंस्टीट्यूट खड़ा है,
टैक्स तो देना ही पड़ेगा। मार्केट में उनके शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं जी। टॉपिक से related हाँ हाँ पूछो पूछो। जैसे इनकम टैक्स करता है, हम्म इनकम है उसमें सरकार ने काट लिया, जी। फिर प्रोडक्ट पे भी हमसे ले लिए जीएसटी का, उसमें ऐड ऑन होके हम्म राइट। हम्म फिर ये जो वाटर वाला है ये सारी चीजें तो अलग अलग क्यों है, मतलब एक जगह कट दिया हमारा तो ये अलग अलग क्यों है? देखिए आप जीएसटी की बात कर रहे हो ना, हम्म, चलिए जीएसटी समझा देते हैं। इनका एक क्वेश्चन है कि सरकार हमसे जीएसटी नहीं लिखेंगे, टैक्स ही लिखते हैं पहले, ठीक है। इनका एक क्वेश्चन है जो हमारे साथ यहाँ पे छात्र मौजूद हैं, इनका क्वेश्चन है कि जो सरकार हमसे टैक्स लेती है वो अलग अलग तरीके के टैक्स क्यों लेती है। हम इनकम भी देते हैं, सर्विस का भी टैक्स देते हैं, जीएसटी भी देते हैं। तो देखिए इसमें टैक्स पेट्रोल पे भी लग रहा है, टैक्स टोल टैक्स भी लगता है रोड का, हाँ और फिर मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे फिर काट रहे हैं। अच्छा, टैक्स पेट्रोल पे लगता है? हाँ। लगता है। जीएसटी पेट्रोल पे नहीं लगती है। मैंने इंटर्नशिप करी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, अकाउंट्स बनाए, जीएसटी पे नहीं लगती। जीएसटी आपके पेट्रोल पे नहीं लगती। अच्छा, जीएसटी जब हम पढ़ेंगे अगर आपके में है, पहली बात तो मेरा एक छोड़ो, देखिए टैक्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। थोड़ा टॉपिक से हम लोग हट रहे हैं लेकिन क्वेश्चन है तो समझाना तो पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट में आपका इनकम आ गई और आपकी वेल्थ आ गई, ठीक। वेल्थ प्रॉपर्टी एक ही बात है ना, वही मतलब ठीक। इनडायरेक्ट में आपका जीएसटी आ गया और भी। अब देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये जो गुड्स होते हैं ये आपको पता होगा, इसकी जो रेंज चलती है वो 0% है, 5% है, 8% है, फिर 12% है और 28% इसकी लार्जेस्ट स्लैब जाती है जीएसटी की, सबको पता है, ठीक। अब 0% के वो गुड्स होते हैं जो आपकी नेसेसिटीज में होते हैं। मतलब अब भाई नेसेसिटीज बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, हो सकता हो मेरे लिए कोई और नेसेसिटी हो, आपके लिए कोई और नेसेसिटी हो, लेकिन ये काम किसका है, सरकार का है डिसाइड करना। हम और आप नहीं होते हैं। जैसे हम कह दें कि हमारे लिए तो एसी नेसेसिटी है, अब एसी आपके लिए नेसेसिटी है ना, हो सकता हो जो मजदूर हो वो तो सिर्फ पंखे की हवा में ही खुश हो जाए, वो यहाँ पे आ जाए, जून की गर्मी है, वो यहाँ पे सिर्फ खड़ा हो जाए ऊपर, अरे वाह कितना ठंडा है, लेकिन आप जून में यहाँ पे बैठोगे आपको लगेगा सिर्फ पंखा चल रहा है, एसी नहीं है क्या, एसी तो हमारे लिए नेसेसिटी, ठीक। ये बात हो गई नेसेसिटी की। अब 5%, 8% और 12% आपके चलते हैं लग्जरी बॉन्ड्स और जो अदर कमोडिटीज होती हैं। पहले क्या था कि जो आपके सैनिटरी नैपकिन थे उस पे जीएसटी नहीं अप्लाई होती थी, अब लेकिन सैनिटरी नैपकिन पे 12% आपकी जीएसटी लगती है। मैंने फिर कहा जीएसटी सरकार डिसाइड करती है। आपके लिए हो सकता है सैनिटरी नैपकिन आपके लिए एसेंशियल है, मैं भी मानती हूँ एसेंशियल है, लड़कियों के लिए बहुत एसेंशियल है, लेकिन उन्होंने क्या देखा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें मेल परसेंटेज कम है और फीमेल परसेंटेज ज़्यादा है। मतलब क्या है कि उन्होंने ये देखा कि जितना परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन का ज़्यादा है, अगर हम उस पर टैक्स लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू क्यों चाहिए, सरकार हमारी वेलफेयर स्टेट है, लेकिन वेलफेयर करने के लिए भी तो उसे पैसा चाहिए ना। अब वो पैसा कहाँ से आएगा, या तो सरकार लोन लेगी, अब लोन लेगी लेकिन उसको भरने के लिए भी तो कहीं से चाहिए। भाई आपने इनसे पैसा लिया, अब आप इनको पैसा लौटाओगे तो आपको भी तो कहीं से पैसा चाहिए। अब आप क्या करोगे, मुझसे लोन लोगे, मतलब लोन इन द सेंस टैक्स वसूलोगे। क्यों टैक्स वसूलोगे, क्योंकि भाई आपको वेलफेयर करने के लिए, सब्सिडी देने के लिए, फार्मर्स के जो ये लोन होते हैं ये सब माफ करने के लिए ये खर्चा कौन उठा रहा है, ये खर्चा सरकार उठा रही है, ठीक। अब जो आपका क्वेश्चन था कि हम जीएसटी भी देते हैं, इनकम भी देते हैं, वेल्थ भी देते हैं, और फिर क्या देते हैं हम, रोड टैक्स, जिसको आप टोल टैक्स कहते हो, टोल टैक्स कहना चाह रहे हो ना। हाँ मतलब टोल टैक्स लगता है, वाटर टैक्स, और क्या बताया था आपने, मिसलेनियस, ठीक है। मिसलेनियस तो वैसे आपका जीएसटी में आ जाता है, बट चलिए ठीक है। वाटर हो गया और आपको एक हाउस टैक्स देना पड़ता है, ठीक। ये सब आपके मिसलेनियस में ही, चलो इलेक्ट्रिसिटी भी ले लो, ठीक है।
ये हो गए आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। वैसे इनको हम इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये सब जो टैक्स हैं ये आपके डायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में पहले डिफरेंस समझिए। डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है टैक्स का वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब आप पानी कंज्यूम कर रहे हो, आप पैसा दोगे, आपका दोस्त पैसा नहीं देगा। ठीक, आप सड़क पे चल रहे हो, सड़क पे आपकी गाड़ी जा रही है, इस टोल नाके से उस टोल नाके आपको क्रॉस करना है, आप पैसा दोगे। फास्टैग लगा रहता है ना, देखा होगा। फिर बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की। भाई इलेक्ट्रिसिटी में घर में आपको रोकना चाहूंगी। जैसे हम कार जब बाय करते हैं उस टाइम भी जो टैक्स लगता है वो किस बात का है? वो टैक्स इस बात का होता है कि आपने कुछ खरीदा है, मतलब आपके वो रोड टैक्स में नहीं आएगा, लेकिन आप रोड यूज कर रहे हो। मतलब क्या है, सरकार ने रोड बनाई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको गड्ढा कर दोगे कि मेरे बाप की रोड है, भाई मैंने टैक्स दिया। नहीं, आप सरकार के सर्विसेज यूज कर रहे हो, इसलिए सरकार आपसे रोड टैक्स या फिर टोल टैक्स लेती है। मतलब क्या होता है कि देखिए, ये आपकी रोड गई है, ठीक, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ आपका पेट्रोल पंप है और यहाँ पे आपका पड़ता है टोल नाका। ठीक, अब ये पेड़ और फिर ये जो भाई बारिश हुई, ये सब जो गिट्टी मोरंग का खर्चा आता है ये सरकार ही तो देती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं देते हैं। ठीक, अब ये सरकार कैसे खर्चा देगी? जब आप उसको टैक्स दोगे। मतलब आपने यहाँ से टैक्स दिया, सरकार ने यहाँ से उसको यहाँ पे खर्चा किया। क्योंकि भाई आप देखिए, एग्जाम्पल लीजिए, आप डेजर्ट वाली सड़क पे जाना पसंद करेंगे या फिर ऐसी सड़क पे जहाँ पे दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हों, लोग दिखाई दे रहे हों, दूर कहीं आपको ढाबा दिखाई दे, स्ट्रीट लैम्प दिखाई दे, और क्या कहते हैं सर्विस सेंटर हो कि गाड़ी पंचर हो गई तो क्या कहते हैं वो, क्या होता है यार वो जो भी सर्विस वाले होते हैं उनको कुछ कहते हैं ना, गराज हो, ये सब हो। ये आप ऐसी जगह पे ट्रैवल करना पसंद करोगे या फिर ऐसी जगह जो एकदम खंडहर हो, कोई बसता ही नहीं हो, ऐसी जगह पे? आंसर क्या होगा? ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग बसते हों, ये सारी सुविधाएं मौजूद हों। अगर सरकार आपको सुविधा दे रही है तो वो टैक्स तो लेगी ही ना बेटा, क्योंकि वो आपसे पैसा दो जगह वेल्थ के नाम पे दे रहे हो। ठीक, क्योंकि आपने जो वेल्थ एक्वायर करी है वो कैसे एक्वायर करी? आप पैदा हुए थे लेके? नहीं, आप यहाँ पे आए, यहाँ नेशन का पार्ट बने, आपने यहाँ पे जो भी इनकम है, क्योंकि हम इनकम टैक्स दे चुके हैं, उसी पैसे से फिर हम कार खरीदे, कार पे टैक्स दिया, कार के बाद जब हम कार रोड पे चला रहे हैं फिर हम रोड टैक्स दे रहे हैं, तो रोड टैक्स तो समझ में आ रहा है। हाँ, हम चला रहे, यूज कर रहे हैं सर्विस, तो उसके लिए दे रहे हैं। ठीक, कार का क्यों दे रहे हैं नहीं समझ। कार का हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपकी एज अ पार्ट ऑफ वेल्थ हो गई ना भाई। कार आप खुद देखिए, अगर किसी ने प्रोडक्शन तो उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा तो वो आपके उसके नेशनल इनकम से माइनस हो जाती है। ये सब किसका पार्ट है? ये सब आपके नेशनल इनकम का ही पार्ट है ना। देखिए, जिसने कार बनाई है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने कुछ खर्चा करके कार बनाई है, अब वो खर्चा कर रहा है, सरकार को वो टैक्स दे रहा है। ठीक, ऐसे समझिए। मतलब मैं अगर गाड़ी बना रही हूँ, मैंने जो भी असेंबलिंग है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, भाई मैंने टाटा की नैनो ही बनाई है मान लीजिए, तो मेरे प्रोडक्ट्स का खर्चा आया, मैंने बाहर से मंगाया, मुझे टैक्स देना पड़ा। अब मैं किससे वसूलूंगी? आपसे टैक्स वसूलूंगी। मतलब मैंने आपको गाड़ी बेची, अब मुझे भी सरकार को टैक्स देना है। क्यों? क्योंकि भाई मैं इनकी सर्विसेज यूज कर रही हूँ। जहाँ पे वो शोरूम बना है उसका भी तो टैक्स देना पड़ता है ना सरकार को। अल्टीमेटली मुझसे मिला के, मुझसे मान लीजिए उसने 50 रुपये टैक्स लिए सरकार ने। ठीक, अब ये 50 रुपये मेरी ही पॉकेट से तो गया है, अब मैं किससे लूंगी? आपसे लूंगी। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाला टैक्स डायरेक्ट नहीं जा रहा है, इनडायरेक्ट जा रहा है। काउंट लेकिन आपकी वेल्थ में इसलिए किया जाएगा क्योंकि आपने कमाई किससे करी है? सरकार के थ्रू करी। भले ही आप प्राइवेट एंटिटी हो, मतलब आप किसी स्कूल में काम करते हो, प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हो, लेकिन वो स्कूल भी तो एट द एंड देखिए क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है। मतलब वो इंस्टीट्यूट वहाँ पे खड़ा है, ये जो जमीन है यहाँ पे जो आई है, ये किसका पार्ट है? ये सरकार का पार्ट है। मतलब कोई इंडिविजुअल आज की डेट में ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे ये जो सड़क है ये मेरी है, यहाँ पे कुछ नहीं। ये सब क्या है? सरकार का पार्ट है। क्यों? क्योंकि सरकार ही इसको एट द एंड मेंटेन कर रही है। अभी आपके घर के बाहर गड्ढा हो जाएगा मान लीजिए, आप किसको फोन करोगे? सरकार, नगर निगम को,
किसको फोन करोगे? नगर निगम को, म्यूनिसिपैलिटी को। भाई म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, अब वो म्यूनिसिपैलिटी क्या करेगी? भाई वो म्यूनिसिपैलिटी किसका पार्ट है? सरकार का पार्ट है। सरकार इसलिए आपसे टैक्स ले रही है क्योंकि आप उस सड़क पे घर बनाए हो, गड्ढा हो रहा है, भाई गड्ढा हो गया, गड्ढा में आपने कभी देखा होगा तो खूब मोटे मोटे पाइप पड़े रहते हैं। अब उन पाइपों में क्या है? वाटर पाइप होता है, इलेक्ट्रिसिटी पाइप होता है। क्यों? क्योंकि जो आप कहते हो ना कि ये सब तार वार लगे हुए हैं, कितना माहौल खराब होता है, चिड़िया फंस के मर जाती है। अब क्या सरकार ने किया? तार को अंडरग्राउंड कर दिया। अब अंडरग्राउंड से आपको दिक्कत हो गई कि भाई सड़क खुदी हुई है, हम जाएं कहाँ से? तो भाई सरकार भी क्या करेगी? कुछ ना कुछ तो सरकार को भी पैसा लेना पड़ेगा ना। वो कैसे लेगी? आपसे लेगी। अब वो डायरेक्टली वसूली तो नहीं कर सकती आपसे कि नहीं नहीं पैसा लाओ पैसा लाओ। वो क्या लगाती है? आप पे टैक्स लगाती है। कि मतलब टैक्स मतलब क्या? कि आपकी जेब भी भारी ना हो। मतलब आपको भाई इनकम टैक्स साल में एक बार देना होता है, ऐसा तो है नहीं कि हर बार देना होता है। गाड़ी भी आप साल में एक ही बार खरीदोगे, हो सकता है 5 साल में, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। अब टैक्स का मतलब क्या है? कि आपकी जेब भी भारी ना। जब भी हम कार को सर्विस कराना जाते हैं चार्जेस में जीएसटी ऐड होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी का फुल फॉर्म, ठीक। तो इसलिए सरकार आपसे अलग अलग टैक्स लेती है क्योंकि अल्टीमेटली किसका पार्ट है? नेशनल इनकम का ही पार्ट है। जो भी आप कर रहे हो, कल को आप टीचर बनोगे, जो सर्विसेज दोगे, आपकी इनकम पे भी टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख के ऊपर है तो, उससे नीचे है नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आप एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब टैक्स से सरकार ये इस्टेब्लिश नहीं करना चाहती है कि हम जो है कोई बायसनेस क्रिएट करें। देखिए टैक्स छोटे अमीर जो भी है सब पे लगता है। इसीलिए सरकार जीएसटी लेके आई थी कि कहीं ना कहीं ये कोई सवाल ना उठा दे कि जो अमीर वर्ग है उस पे हम भाई कमा हम रहे हैं, जो भी सर्विसेज है वो आपकी यूज कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या है? कमा हम रहे हैं, हम क्यों टैक्स दें? जो ये गरीब जनता है ये क्यों नहीं टैक्स देती? सरकार ने जीएसटी लगा दी कि वो बिस्किट, पाले जी का बिस्किट भी खरीदेगा, जीएसटी उसको देनी पड़ेगी। लेकिन क्या है? वो आपके पॉकेट पे आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि कहीं आप 5 रुपए का बिस्किट खरीदते थे, अब आप 6 रुपए का खरीद रहे हो। क्या है? क्वांटिटी। जब आप प्रोडक्शन उसमें जाओगे तो क्या देखोगे? 6% एक्स्ट्रा। ये क्या है भाई? ये 6% एक्स्ट्रा उसने इसलिए दिया है कि जब इंसान उसको जो खरीद रहा है उसको ये ना लगे कि मैं दे तो 6 रुपए रहा हूँ, बिस्किट इसमें सिर्फ 2 ही है। जैसे वो 5 रुपए का जो लेज आता है, भाई वो 5 रुपए का आता है, लेकिन कभी आप उसको खोल के देखिएगा उसमें प्रोडक्ट उतना होता नहीं है। आपको लगता है हवा है। अब ये क्या है भाई? टैक्स वो भी दे रहा है, लेकिन क्या है? वो अपनी आपको एफिशिएंसी वो क्रिएट करना चाह रहा है कि उसका घाटा ना हो, मतलब उसकी प्रोडक्शन यूनिट बंद ना हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर बंद होगी तब भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? पानी दे रहा है, बिजली है, ये सब है, उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। बंद हो गया, दिवालिया निकल गया तो अलग की बात है, लेकिन टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक, समझ गए? क्या पढ़ा रही थी मैं? हाँ, रुक जाओ, मैं भी पानी पी। कोई बात नहीं, पूछ सकते तुम लोग। कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट्स पढ़ी है तुम लोगों ने? पढ़ी है? समझ में आई थी? उस टाइम आई थी ना? क्लास लेनी पड़ेगी तुम लोगों की, नहीं आता तुम लोगों को। चलो ठीक है, हम बात कर रहे थे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर की। मतलब ये वो एक्सपेंडिचर है कि आपका बंद होने वाला है तब भी आपको जो एक्सपेंडिचर है वो करना ही पड़ेगा। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल मतलब होता है आपका पैसा जनरेशन का। अब ये जो फॉर्मेशन होती है इसमें भी आपका एक्सपेंडिचर लगता है। कैसे? मेरी क्लास में ना पढ़ के आना, अगर मैं कोई टॉपिक उठा दूं और उसमें तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया तो फिर देखना। अच्छा, स्टॉक मार्केट पढ़ा है? यस मैम। फाइनेंशियल मार्केट, ठीक। अब इसमें क्या होता है? आपके शेयर्स और स्टॉक्स, ठीक, ये आपके मार्केट में फ्लोट होते हैं, ठीक। फाइनेंशियल मार्केट एक टॉपिक होता है, उसमें आता है, ठीक। अब इसमें क्या है? ये आपकी क्या होती है? कैपिटल फॉर्मेशन।
या तो आप अमीर बाप की औलाद हो, आप पैसा लेके पैदा हुए, ठीक, तो आपको कुछ खर्चा नहीं करना है। लेकिन अगर आप स्ट्रगलिंग हो, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो, तो क्या देना पड़ेगा, ये मतलब प्रोसेस होता है किसका, कैपिटल फॉर्मेशन का। कैपिटल मतलब पैसा, कहीं से तो पैसा आएगा, प्रोडक्शन यूनिट लगानी है, इन्होंने लगाई है, कहीं से तो पैसा आया होगा ना, लोन लिया होगा इंस्टीट्यूट से, या हो सकता है ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इन्होंने पैसा वो किया हो। अब देखिए होता क्या है, एक इसका पार्ट होता है डीमैट अकाउंट, ठीक है। अब ये खोलने के लिए भी आपको इसमें पैसा लगाना पड़ता है। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है 50,000, ठीक है, 50,000 से आपका डीमैट अकाउंट खुलता है, ठीक। अब डीमैट अकाउंट आपका खुल गया, अब आपको क्या करना है, अगर आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड, तब भी आपका क्या, अपने एंड से आपने 50,000 रुपये लगाए। अब शेयर्स के अप एंड डाउन से जो भी पैसा निकल के आया, इनकम टैक्स, क्या लगा, इनकम टैक्स, क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक। यहाँ पे आपने 50,000 रुपये का डीमैट अकाउंट खुलाया, इस डीमैट अकाउंट को खोलने वाले को आपको क्या देना पड़ा होगा, पैसा। क्या मतलब, हो सकता है आपने उसको मंथली उस पर रखा हो, जिसको कहते हैं ना सैलरी। भाई अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये वन टाइम पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा ना। जैसे बैंक में आप जब जाते हो तो वो जो कहते हैं ना कि आपका जो डेबिट कार्ड का पैसा कटता है आपके उससे अकाउंट से, कभी आपने देखा होगा तो कुछ 375 समथिंग पर बैंक का कुछ कटता है, पर साल ही कटता है लेकिन कटता है। चेकबुक का पैसा कटता है, SMS चार्जेस का पैसा कटता है। मतलब क्या है, अकाउंट कोई भी खोले लेकिन आपको कुछ फिक्स्ड जो एक्सपेंडिचर है वो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, आदमी है, सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये आपका अकाउंट मेंटेन कर रहा है। मतलब आप मान लीजिए टीचर हो गए, आपने क्या कहा कि मुझे कल को जाके अपनी नई कोचिंग खोलनी है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, मैं बैंक से लोन नहीं लूंगी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगी, जो भी पैसा आएगा, मतलब कहा जाता है ना कि इसमें पैसा बढ़ता है, घटता भी है, लेकिन अगर मार्केट अच्छा है तो बढ़ता है। क्या है, आपने इस आदमी को हायर किया, पर महीने इन्वेस्ट कर रहा है, निकाल रहा है, बेच रहा है, वो इसकी सिरदर्दी है। आपको किससे मतलब है, सिर्फ पैसे से मतलब है, जो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके खाते में यानी इस अकाउंट में शो होगा। मतलब जो भी आपका नाम है शो हो जाएगा, हिस्ट्री पूरी निकल के आ जाएगी कि हाँ इतना बेचा खरीदा जो भी है। फिर क्या है, देना पड़ेगा। अब आपकी क्या हो गई, यहाँ पे इनकम हो गई। अब आपका अकाउंट लिंक्ड है, सबको पता होगा आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होता है। पैन कार्ड आधार कार्ड किसका है, आपका तो है, सरकार का है ना, सरकार फी लाएगी, सरकार आपसे क्या लेगी, इनकम टैक्स, क्योंकि सरकार को पता है आपकी इनकम हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है, जो आपका ये क्या कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं, BSE NSE, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार का। सरकार आपसे टैक्स लेगी, आप इनके थ्रू अपना इनकम जनरेट करें। तो ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है कैपिटल एक्वायर करने में या फिर कैपिटल बनाने में, इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हो गया आपका, मतलब डिविडेंड जो दे रहे हैं वो भी तो एक्सपेंडिचर तो उसका है। हाँ, तो ये आपका इसीलिए तो मैंने इसमें समझाया आपको, ये कैपिटल फॉर्मेशन, डिविडेंड है, स्टॉक मार्केट है, शेयर्स है, जो भी है ये सब आपके कैपिटल फॉर्मेशन का ही पार्ट है, ठीक, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि जो भी आपका एक्सपेंडिचर यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। इसमें क्या है, जो भी आपने इनपुट कमाया है, क्या किससे, एक्सपोर्ट करके। मतलब मान लीजिए अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में शेयर करते हो, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी आप करते हो फॉरेन मार्केट में करते हो, क्या मिल रहा है आपको, एक्सपोर्ट से पैसा जनरेट हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा पता है ना, एक्सपोर्ट किया पैसा आपको मिला, इंपोर्ट किया पैसा आपने खर्चा, ठीक है। आप मंगाओगे जैसे कोई भी बाहर से सामान, आपको पैसा देना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्लस माइनस करके जो भी वैल्यू निकल के आती है वो क्या कहलाती है, आपकी नेशनल इनकम। किस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, क्लियर है, पक्का। एक बार नोट्स रिवाइज कर लो, फिर मैं इनकम मेथड पे आऊंगी। आप लोग भी क्वेश्चन और पूछ सकते हो, ऐसा बात नहीं है। कोई क्वेश्चन है दिमाग में आउट ऑफ टॉपिक,
होना चाहिए, लेकिन कंटेक्स्ट थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, पूछ सकते हो लेकिन। इनकम मेथड में नेक्स्ट पेज पे समझा देती हूँ, ठीक है। अब आपका बचा है इनकम मेथड। ये टॉपिक आज आपका खत्म ही हो जाएगा। इसके बाद हो सकता है आपका टेस्ट हो, मैं नहीं कह सकती लेकिन हो सकता है, ठीक है। इसमें आपकी आ जाएंगी वेजेस, इसमें क्या आएंगी आपकी वेजेस आएंगी, सैलरी आएगी, ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा, जो अभी मैंने आपको ट्रेडिंग समझाई थी उससे जनरेट जो आपका प्रॉफिट है वो आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका पब्लिक सरप्लस आएगा, फिर क्या आएगा आपका रेंट आएगा, ठीक। ये सब किसका पार्ट होते हैं, आपके जीडीपी का पार्ट होता है, ठीक है। इसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कैपिटल कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक। ये लिखो पहले। ठीक है, ठीक है। देखो, जब मैंने नेशनल इनकम शुरू किया था मैंने ये सारे टॉपिक बताए थे। ट्रेडिंग प्रॉफिट मैंने अभी जस्ट समझाया है कि जो अभी आप ट्रेड करते हो उससे जो भी आपको प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है। प्रॉफिट इसलिए क्योंकि भाई हम क्या क्या काउंट करें, इनकम, ठीक। सरप्लस मतलब जो भी आपका मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है, उस ज़्यादा प्रोडक्शन को क्या किया आपने, बेचा, उससे क्या जनरेट हुआ आपका सरप्लस प्रॉफिट जनरेट हुआ। मतलब मान लीजिए आपको पता था कि इस साल जो भी आपकी इनकम है वो 20,000 होगी, लेकिन लकीली आपका जो भी प्रोडक्शन का मटेरियल था, मान लीजिए आप भाई क्या कहते हैं कुछ प्रोड्यूस करें, जैसे घड़ियां ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए टाइटन रागा का बहुत ही अच्छा कलेक्शन मार्केट में आपने उतारा, अब क्या है वो लोगों को पसंद आ गया, काफ़ी ज़्यादा लाइकिंग हो गई, अब आपने उसको ज़्यादा भी प्रोड्यूस किया, उस ज़्यादा प्रोड्यूस करने से जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उसको जब आपने बेचा वो क्या हो गया आपका सरप्लस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। रेंट बता दिया मैंने। ये सब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये किसका पार्ट बनते हैं, आपके जीडीपी का पार्ट बनते हैं, मैंने पहले ही समझाया था। अब इसमें तीसरा फैक्टर लिखा है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब उस दिन आप क्लास में नहीं थी तो मैं बता दूं कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐसे सेंस में समझते हैं कि मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, मान लीजिए ये कोई फॉरेन बैंक है, ठीक है, ये कोई फॉरेन बैंक है यूएसए, ठीक। आप हो इंडियन, ठीक, आप काम करते हो यहाँ पे आपने क्या एक्वायर किया, सैलरी, ठीक। अब आपने क्या किया, ये सैलरी जब घर बेची, इसको क्या कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस जब मतलब जो भी आपकी इनकम हुई, मान लीजिए कुछ $20,000 आपकी इनकम होती है मान लीजिए पर मंथ, अब उसमें से अपना खर्चा वर्चा जो भी है निकाल के मान लीजिए आप $5,000 पर जो भी मंथ है क्या करते हो, घर बेचते हो। अब घर भेजा कहाँ पे, आपका घर कहाँ है, इंडिया में घर, ठीक। अब इंडिया में अगर आपने अपनी सैलरी भेजी है तो ये कहाँ काउंट होगी,
आपके नेशनल इनकम में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि भले ही आप रह बाहर रहे हो लेकिन सैलरी कहाँ भेज रहे हो? घर में भेज रहे हो। अगर भेज रहे हो तो, नहीं भेज रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन देखा क्या गया है, ट्रेंड क्या होता है कि लोग अपनी सैलरी घर भेजते ही भेजते हैं। क्यों? उनका कोई मोटिव हो सकता है कि हम यहाँ पे पैसे कमा लें। जैसे दुबई वगैरह में लोग इसलिए जॉब करने जाते हैं कि भाई वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, काम कम है, ड्यूरेशन कम है, मेहनत कम है, पैसे वहाँ ज़्यादा कमा लेंगे, फिर घर भेजते ही रहते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी उनका टारगेट है छोड़ छाड़ के इंडिया वापस लौट आते हैं, यहाँ पे अपना कुछ ठेला वेला लगाते हैं, जो भी उनका करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया उनका नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, इसमें आप अपना कैपिटल कंजम्पशन माइनस कर देते हो। कैपिटल कंजम्पशन मतलब अभी जो आपने ट्रेडिंग करी है, जो भी आपने पैसा कमाया है, किससे, किसके थ्रू, जो भी आप कैपिटल बनाने में जो आपने एक्वायर किया है, अब आपने उसको बना लिया है लेकिन उसको खर्चा भी तो किया है ना आपने। अभी हमने एक्सपेंडिचर में पढ़ा था भाई, आपने कैपिटल बनाई लेकिन उस कैपिटल को बनाने में जो आपके कंजम्पशन में खर्चा हुआ है उसको माइनस करके जो भी एट द एंड रिजल्ट आता है, जो भी कंक्लूजन आता है, आपका जो भी फिगर आती है, उसको क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। ये इनकम मेथड में इसलिए कैलकुलेट होता है क्योंकि ये सब क्या है? इनकम है। अगर यही सब अगर आप एक्सपेंडिचर में काउंट करते, मतलब मैं अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मैं प्रोड्यूस करती हूँ, वेजेस देती हूँ, सैलरी देती हूँ, ट्रेडिंग प्रॉफिट है, सरप्लस है, रेंट है, ये सब मैं क्या कर रही हूँ? मैं दे रही हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है? इनकम की बात हो रही है। इनकम मतलब आ रहा है। अब अगर ये मेरे पास आया है, उसमें से ये कैपिटल कंजम्पशन को माइनस करके, क्यों? क्योंकि मैंने कैपिटल फॉर्मेशन में खर्चा किया था, वहाँ पे देखिए मैंने ऐड किया था। अगर मैंने वहाँ एक्सपेंडिचर में ऐड किया है तो मुझे इनकम में माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको खर्चा किया है वहाँ पे प्लस करने के लिए। ये सब क्या निकल के आया? आपका नेशनल इनकम। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा आज? बहुत कुछ पढ़ गया। ठीक, ये हमने समझा था नेशनल इनकम क्या होती है। एक रिवीजन कर लेते हैं क्लास। नेशनल इनकम हमने समझी थी, फिर हमने समझा था इसके कंपोनेंट्स। मैंने बताया था एक नया टॉपिक है डिस्पोजेबल इनकम, जो उस दिन रह गया था, समझ में आ गया है। ठीक, स्लाइड देखते रहिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। फिर हमने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की बात करी थी। 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड। प्रोडक्शन मेथड में मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडिशन होता है हर पार्ट पे, हर प्रोडक्ट पे जो भी आप इनमें से खर्चा कर रहे हो, इनमें से मतलब ये सारे भी खर्चे हो सकते हैं, कोई एक भी खर्चा हो सकता है, लेकिन खर्चा हो रहा है तो वो आपके वैल्यू में ऐड होगा। एक्सपेंडिचर में जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कैपिटल फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, जो भी आप पैसा बनाने के लिए जो खर्चा करते हो वो आपका कैपिटल फॉर्मेशन। फिर ये इनका क्वेश्चन था, मैंने समझाया था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। फिर ये स्टॉक मार्केट मैंने बताया था, फिर आपका इनकम। ठीक, तो क्या हो गया आज? आपकी नेशनल इनकम और उसके मेजरमेंट को हमने 2 क्लासेस में वाइंड अप कर लिया। यहाँ पे आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। मैंने नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में दे दिए हैं, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो क्लास में नहीं थे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। क्लास समझ में आई है तो अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू।